अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। वक्त बहुत कम रह गया है और सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं जिसके बाद कौम अपना वोट कास्ट करेगी। मुझे बताएं कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने अपना वोट कहाँ पे कास्ट करना है? चलें, जिसको वोट कास्ट करना है वो आपके एक पर्सनल चीज़ है, लेकिन आपने वोट कास्ट कहाँ जाके करना है अगर आपको नहीं पता, अभी तक आप अपने हल्के से लाइल्म हैं, तो फौरी तौर पर अभी इसी वक्त मेरे सामने आप मैसेज करें 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पोलिंग बूथ है जहाँ पे आपने वोट कास्ट करना है वो किधर जाके कास्ट करना है। बट वोट ज़रूर कास्ट करना है एट एनी कॉस्ट। हम इतने महीनों से सुन रहे थे और स्पेसिफिकली जब जनरल इलेक्शन की डेट भी अनाउंस होगी तो उसके बाद बार बार कहा जा रहा था कि पता नहीं इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। रिश्तेदार आपस में मिलते थे, दोस्त आपस में मिलते थे, कोलीग्स आपस में मिलते थे, और अगर कोई बाजार में आपको कोई शख्स, कोई स्ट्रेंजर ही टकरा जाता था तो वो भी आपसे एक ही सवाल पूछता था कि क्या इलेक्शन टाइम पर होंगे। हमें तो इलेक्शन टाइम पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसकी एक बड़ी वजह थी कि हमने देखा कि हमारे सीनियर एनालिस्ट, हमारे सीनियर एंकर पर्सन और बहुत सारे ऐसे लोग बार बार ये बात कर रहे थे कि इलेक्शंस टाइम पर नहीं होंगे और हमें नहीं लग रहा होंगे। और शायद इसी वजह से हमने देखा कि जो हमारी सियासी जमातें भी थी ना, वो उन्होंने भी अपनी इलेक्शन की जो कैंपेन है वो सही टाइम पे शुरू ही नहीं की। वो गहमा गहमी हमें दिखाई ही नहीं दी। जो तमाम तो सूरत हाल बनी, जो इलेक्शंस होने से पहले इंशाल्लाह कल इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो इलेक्शन होने के बाद जो सूरत हाल बनेगी, इस तमाम तर सिचुएशन पे हम तबसरा ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टीवी एंकर पर्सन और साथ में सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। तलत साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कल इलेक्शन जो जीतता है वो तो कल और परसों पता चल ही जाएगा कि कौन सी पार्टी जीतेंगी। अच्छा, साथ में माजिद निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम माजिद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। लेकिन तलत साहब, ये मुझे बताएं, एक ऐसा टाइम जिसमें हमने देखा कि इतने र्यूमर मिल्स जो हैं वो एक्टिव चल रही थी कि इलेक्शंस नहीं होंगे और टाइम पे नहीं होंगे। फिर हमने देखा वो भी बार बार ये बात कर रहे थे कि जी इलेक्शंस टाइम पे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उस टाइम में अब हम जब देख रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ये इटसेल्फ कितनी बड़ी कामयाबी है। जी, लगता तो यूं ही है कि हमने एक आम से प्रोसेस को, आम से मुराद ये नहीं है कि उसका वजन नहीं है, अहमियत नहीं है। आम से मुराद ये है कि जो रूटीन में हो सकता है, जिसका कैलेंडर मौजूद है आइन के मुताबिक, उस माइलस्टोन को, उस हदफ को हासिल करते करते हमने उसको एक सॉकर वर्ल्ड कप बना दिया है कि जी अब हम सॉकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं और हमने उसको बस जीतने के करीब है। यानी एक ऐसी चीज जो दूसरे ममालिक के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर रेगुलर रूटीन में होती है, उसको हमने अपनी अचीवमेंट बना लिया है। लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि कितने नामसाद हालात से ये इंतखाबात गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं कि आपने इंट्रो में बताया कि अब चंद घंटों के बाद वो वक्त शुरू हो जाएगा जिस वक्त का इंतजार इस कौम को है, या एक खास हिस्से को इस कौम के उसका इंतजार कर रही है वो। कुछ हालात वैसे भी इतने मुवाफिक नहीं थे। इसमें आप कैंपेन के हवाले से देखें तो मौसमी हालात पेश थे। धुंध हर तरफ छाई हुई थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। फिर आईनी और कानूनी इसमें इस इलेक्शन की डेट पर मुँह चुकाफियाँ बहुत हुई हैं और मुख्तलिफ से। और ये जो आपने धुंध की बात की ना तलत हुसैन साहब, कथा कलामी की माजरत, ये धुंध बोथ टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल वे में थी। हाँ जी, धुंध जो दूसरी धुंध है उसको फैलाने में ज़ाहिर मीडिया के लोगों का भी बड़ा किरदार है। सबका नहीं, बहुत सारे मीडिया के जो लोग हैं वो तो इसरार कर रहे थे कि इंतखाबात होने चाहिए। ये जो धुंध छटने के इम्कानात हैं, उन लोगों की वजह से भी थोड़ा सा उन्होंने हिस्सा डाला जो ये कह रहे थे मुसलसल कि इंतखाबात होने चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन उनमें से चंद लोग ऐसे भी थे जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो तो कराची के अंदर अगर बादल छा जाते तो कहते कि हो सकता है इंतखाबात ना हो। उस पर तो मीम्स भी बनी, आपने देखा होगा कि शुएब ने दूसरी शादी कर ली तो क्या इंतखाबात कैंसिल हो जाएंगे। यानी इस हद तक लोगों ने हर मजाक बनाया हुआ तो ये भी इश्यूज थे। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से असम्बलियां डिसॉल्व हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर, उसकी तफसील में हम इस वक्त नहीं जाना चाहते, माजिद निज़ामी उस पर कमेंट कर सकते हैं, ये कहा कि हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो जो टूल मिला, जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, अदालती फैसलों के जरिए, तो उसकी वजह से मामला आपको खटाई में पड़ता हुआ नजर आया।
वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट के साथ बाकायदा कंसल्टेशन की और डेट दी। लेकिन ये वाहिद इंतखाबात है पाकिस्तान की तारीख में जिनकी बहुत तारीखें भी दी गई हैं। पहले 1 तारीख को होना था, फिर सदर ने एक और तारीख दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक और तारीख आ गई। तो बहुत सारी तारीखें भुगत कर इंतखाबात होने वाले हैं कल। सही। लेकिन जो अभी जैसे जो रूमर्स मिल के हम बात भी कर रहे थे कि चले आवाम जो है वो तो सादा आवाम है, लोगों को नहीं पता चलता। आप लोगों को जो बात कहते हैं लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं उनकी तरफ से जो कुछ चीज़ सामने आती है। लेकिन जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ वो भी जब हमें तजब्जुब का शिकार लगी कि ऐसा लग रहा था कि इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, तो आप ग्राउंड पे माजिद आप क्या रियलिटी देख रहे थे कि वहाँ पे आपने भी यही देखा कि जो पॉलिटिकल जमातें जिनसे आप भी बातचीत करते थे उनके अंदर भी वो इतनी बेयकीनी थी कि जी शायद इलेक्शन हो या ना हो? क्योंकि हमसे तो हर बंदा ये पूछता था कि जी इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ग्राउंड पर मौजूद सियासी कारकुनान बिल्कुल कंफ्यूज थे। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जितने सियासी वाक़यात हुए हैं उनके बाद से कौम के अंदर इस कंफ्यूजन में इजाफा हुआ था। हमारे सामने पंजाब हुकूमत की डेट्स आई, उसमें इलेक्शन नहीं हो सके। पंजाब के अंदर असम्बली के 2-2 इजलास होना शुरू हो गए। फिर इसी तरह पंजाब के अंदर 2 CM तब्दील हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरह के मामला चलते रहे। तो जब इन चीजों को कंबाइन करके देखा जाए तो फिर जब ये वाली डेट्स अनाउंस हुई और उसमें फिर मिलती हैं तो फिर उसमें कंफ्यूजन थी, बिल्कुल थी। इसलिए सियासी जमातों ने कम तवज्जो दी, सियासी कारकुनान ने, उम्मीदवारों ने कम खर्चा किया। उन्होंने इंतजार किया कि पहले कोई चीजें क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर वो इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, और जो अमूमी तौर पर इंतखाबी मुहिम का दौरानिया 2 माह का होता था वो तकरीबन 3 हफ्तों पे मेरे रह गया। अच्छा माजिद, विल ट्राई टू कनेक्ट यू अगेन क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मुझे बताएं, जैसे अभी बात भी कर रहे थे तलत हुसैन साहब, माजिद से बात कर रहे थे कि जो प्रोसेस था काफ़ी डिले शुरू हुआ। तो आपको लगता है जो डिले कैंपेन्स जो हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से देखी, उन्होंने कहीं ना कहीं मुतासिर किया है इनकी कैंपेन को, जो डिले प्रोसेस था पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेन्स को? सियासी जमातें जो हैं वो ज़ाहिर है पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, और वो उनकी जो जबिल्लत है वो हवा के रुख को पहचानने की है। अगर हवा मुख्तलिफ अतराफ में चल रही हो तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने दुबके ही बैठना है कि न जाने किस तरफ तूफान आ जाए, किस तरफ से सुनामी आ जाए, किस तरफ से क्या हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो गैर यकीनी की कैफियत थी, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, डिले ने गैर यकीनी की कैफियत पैदा की। गैर यकीनी ने इंतखाबात की कैंपेन को मुतासर किया। मुतासर हुई इंतखाबात की कैंपेन ने गैर यकीनी को मजीद जन्म दिया, और बीच में वो लोग बैठे हुए थे जो हर वक्त ये कह रहे थे, भोंपू बजा रहे थे कि जी किसी न किसी तरीके से इंतखाबात को आप डिले कर दें, क्योंकि इंतखाबात अगर हुए तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल एक बना हुआ था जहाँ पर तमाम तर मनफियत जो है वो दूसरे मनफी अनासर के ऊपर असरअंदाज हो रही थी। लेकिन अब तो ज़ाहिर है खत्म होगी मनफियत, अब तो फैसले का वक्त है। तो आपने देखा कि जो गैर यकीनी की कैफियत कम हुई, तो कैंपेन आपने मेरे ख्याल में सिंध में जो कैंपेन्स हुई हैं आपके अपने शहर में जहाँ पर आप मौजूद हैं, वो तो बड़ा ही एक वाइब्रेंट हल्का है जहाँ पर आप बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं। उसके इर्द गिर्द जो आपने कैंपेन्स देखी वो बहुत शानदार किस्म की कैंपेन्स थी। पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में हमने और भी कैंपेन्स देखी हैं। लाहौर जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर कैंपेन्स हैं। पेशावर के पास हिस्सों में या इर्द गिर्द के जो अजला हैं, सवाबी के अंदर, चारसदा के अंदर, मर्दान के अंदर, हत्ता के DI खान के अंदर भी जहाँ गर्दी हुई आपको कैंपेन्स नजर आए। तो अगर वो मनफी फैक्टर्स ना होते तो आपको कैंपेन्स मजीद जानदार नजर आते। वो जिसे कहते हैं ना, जो आवाम को भी मज़ा आता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले एक माहौल बनता है ना, हमने वो माहौल देखा नहीं जो कि पिछले हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में भी था और उससे पिछले इलेक्शन में भी था। अच्छा माजिद हैव जॉइंड अस अगेन। माजिद मुझे बताएं, मैनिफेस्टो अगर देखा जाए, क्योंकि कैंपेन्स की हमने बात तो की किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि अब बड़ा एग्रेसिवली कैंपेन हमने देखा मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, और जो दीगर जमातें वो भी अच्छी बड़ी वो अपने जो है कैंपेन चला रही थी। मैनिफेस्टो आपको ऑन पेपर जो है वो किसका स्ट्रॉन्ग लगा?
जी, मैनिफेस्टोज की बात खासी दिलचस्प इसलिए है कि यहाँ पर हमने ये देखा है कि सियासी जमातें इलेक्शन आने के वक्त मंशूर का ऐलान तो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि यहाँ पर जब अगले इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो गुज़िश्ता मंशूर के ऊपर एक बहस की जाए, सियासी जमातों से, सियासी रहनुमाओं से पूछा जाए कि इस पे कितना अमल दरामद हुआ है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये रुझान नहीं है, इसलिए सियासी जमातें मंशूर या उसकी स्पिरिट के ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देती। इस चीज को सामने रखते हुए अगर हम इस वक्त की 3 बड़ी पार्टीज के मंशूर देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी के मंशूर पे खासी वर्किंग नजर आती है और वो लगता है कि वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच से बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ तीनों जमातों के मंशूर में कुछ गैर हकीकी दावे भी हैं। जिस तरह बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं, बिजली के यूनिट्स के हवाले से कहा गया है, बेरोजगारी के और हवाले से नफरत की कहा गया है। सियासत भी, वो भी गैर हकीकी लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो इस तरह के दावे हैं, इनसे बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, उनको सामने रखें तो ऐसे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली वायबल हैं या ये प्रैक्टिकली मुमकिन हो सकेंगी। हाँ। तो ये एक कंट्राडिक्शन है जो कि सियासी जमातों के मंशूर में नज़र आती है कि वो वोटर्स को अट्रैक्ट तो करने के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं है और ना यहाँ पे ये सवालात पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तीनों बड़ी जमातों से ये पूछना चाहिए था कि आपके 2018 के जो मंशूर थे हाँ। उन पे आप वो कितने पूरे एग्जैक्टली ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त तो ये सिचुएशन बनी हुई है ना कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आशिक बनी हुई हैं और जो लोग हैं वो महबूब बनने पर महबूब को रिझाने के लिए कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ के ले आऊँगा। यही पॉलिटिकल पार्टीज वादे करी है अवाम के साथ भी। लेकिन मुझे एक बात बताया, जैसे अभी कॉन्ट्रडिक्शन में हमने मंशूर में कॉन्ट्रडिक्शन के हवाले से बात की है। तलत साहब, एक चीज़ जो अब देख रहे हैं कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नफरत की सियासत को पीछे छोड़ देंगे, अब मरियम नवाज साहिबा भी बार बार ये कह रही है कि जी नफरत की सियासत को पीछे छोड़ देंगे। डू दे रियली मीन इट, या फिर आपको लगता है कि ये एक ऐसा बयानिया है जो कि काफ़ी मकबूल है और शायद नफरत की सियासत को पीछे छोड़ने की बात करेंगे तो वोट मिलेगा? देखिए, 3-4 तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक तो उसको कह सकते हैं मिस वर्ल्ड स्पीच। वो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स स्पीच होती है जिसके अंदर आपको 3-4 बातें हर हाल में करनी होती है। ह्यूमैनिटी की आपने तारीफ करनी होती है, आपने अपनी तरफ से कुछ ब्लीडिंग हार्ट शो करना होता है, आपको आखिर में आके अच्छा जुमला शो करना होता है। तो ये मिस वर्ल्ड किस्म की आपको स्पीच लेती है। हम नफरत की सियासत को बरी कर देंगे, हम बिल्कुल हालात को बेहतर बना देंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों जमातों का संजीदगा अंदाज से नोट करें तो इन्होंने नफरत की सियासत को अमली तौर पर खत्म करने की कोशिश की है, कम से कम कागज पर। तो जो इनका आपस में मुआहिदा था उन दोनों जमातों का, जो मुआहिदा जमहूरियत कहलाता है, उसके अंदर वाकईतन ये तमाम नुकात आपको नजर आए और उससे पहले PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान पार्लिमान के फ्लोर पर भी और पार्लिमान से बाहर भी शदीद किस्म की गोलाबारी होती थी और बाज़ औक़ात बहुत ही उस ज़माने के मयार के मुताबिक। आजकल तो खैर मयार इतना गिर गया है कि उनकी बातें उस वक्त की हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उस मयार के मुताबिक बहुत ही दिल को ख़राब करने वाली बातें थी। तो वो उन्होंने भरी किया, प्रोपेगेंडा अपने खिलाफ ख़त्म किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उन्होंने काफ़ी हाथ हौला रखा। तो अभी जो आपको अगरचे दोनों जमातों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं, बिलावल भुट्टो ने ज़्यादा हमले किए हैं क्योंकि उनको पंजाब के अंदर वोट की तलाश है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि खास हद से वो कंटिन्यूअसली हमले जारी हैं भाई। जी, खास हद से आगे नहीं किए। तो इन अ वे जब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मैं नफरत की सियासत को बरी कर दूंगा तो वो बुनियादी तौर पर PTI के वोटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब नून लीग की क़यादत कहती है कि हम नफरत की सियासत को बरी कर देंगे तो वो एस्टैब्लिशमेंट को कहती हुई सुनाई देती है कि जी हम आपसे इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे, जिसका खदशा अमूमन जिसका इजहार किया जाता है कि नवाज शरीफ के साथ जो हुआ कहीं वो ताकत में आके विंडिक्टिव ना बन जाएं। तो मेरे ख्याल में दोनों कह तो एक ही बात रहे हैं, लेकिन सुना जिसको रहे हैं वो ऑडियंस मुख्तलिफ। ये तो मुझे ना तलत हुसैन साहब वो कहावत याद आ गई पंजाबी की कि उसे कहते हैं कहना 3 होते सुनाना 9 हो। ये वाली चीज़ हो गई और इलेक्शन भी कुछ ऐसे हो रहे। बहुत शुक्रिया जी, तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, माजिद जामी हमारे साथ मौजूद थे। मुझे लेनी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात क्योंकि इंतखाबात की हो रही है तो साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि हमेशा इंतखाबात के दिन पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अवाम की जो नज़रें होती हैं ना, वो नताइज जानने के लिए अपने टीवी स्क्रीन पर लग जाती हैं। हर एक की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इंतखाबी नताइज उनके सामने आ जाएँ, और वो जो एक में क्या कोई एक जैसे क्योस होता है और एक जो एग्जाइटी हो रही होती है ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, वो ख़त्म हो। ये सिलसिला इंतखाबात के अगले रोज़ तक भी जारी रहता है और न्यूज़ चैनल्स की इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए न्यूज़ रूम्स के लिए फैक्टर के नाम से एक ऐसा डिजिटल टूल लॉन्च किया गया है जो इंतखाबी नताइज के हवाले से गलत मालूमात के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होगा, क्योंकि गलत जो मालूमात है ना, वो सारा मज़ा किरकिरा कर देते हैं। ये जदीद टूल जो है ये मीडिया मीटर्स फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से मुतारफ़ करा गया है, जो कि पाकिस्तान में मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल राइट्स और सहाफ़ियों को ट्रेनिंग्स के हवाले से काम करने वाली एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त मीडिया मीटर्स फॉर जो है वो डेमोक्रेसी जो है उसके डायरेक्टर और बानी असद बेग मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई शो। असद, सबसे पहले तो मुझे बताएं इस टूल के हवाले से कि ये जो टूल है ये कैसे काम करेगा, क्योंकि हम जब भी किसी ना किसी ऐसे सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, सिंस आपको पता है हमारी आवाम ऑलरेडी डसी हुई आरटी सिस्टम की, तो वो जब ऐसे किसी सॉफ्टवेयर के हवाले से या टूल के हवाले से बात की जाती है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं ये सिस्टम बैठ ना जाए। कैसा काम करेगा ये टूल? ये बहुत अच्छा सवाल है मदिया। आई होप कि ये सिस्टम नहीं बैठे। पहली बात तो ये है कि 2-3 बड़ी चीज़ें मैं बता दूं। ये जो टूल है ये न्यूज़ रूम्स के लिए है। आपके जो समा के न्यूज़ रूम है उसको भी इसका एक्सेस मिल रहा है, बल्कि मिल चुका है, आई एम श्योर आज मिल जाएगा। और इसका बड़ा सिंपल सा मकसद है मदिया। देखें, होता ये है कि जब डिसइंफॉर्मेशन और फेक वीडियोज़ आती हैं, आपने देखा होगा पिछले साल भी ठप्पा लगाने वाली वीडियोज़ बहुत सारी आ रही थी, तो वो रीगर्जिटेट होती हैं, अगर मैं अंग्रेजी में बताऊं, और उर्दू में अगर मैं कहूं तो वो रिपीट होती हैं, यानी कि बार बार वही वीडियोस निकलती हैं, दूसरे ममालिक की वीडियो आती है। बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं तो मैं देख रहा था बहुत सारी उनकी ठप्पे लगाने वाली वीडियोस जो हैं वो चल रही थी इंटरनेट पे। तो अब हाँ, ये जो वीडियोस हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो कंटेंट है इसका कहीं पे रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। तो एक काम जो ये टूल करता है, और बहुत सारी चीज़ें भी करता है, लेकिन जो एक काम वो करता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि ये सारी की सारी डिसइंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इकट्ठा रख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़ रूम्स के सामने वो चीज़ें आएं तो वो बड़ा क्विकली इसमें से सर्च कर सकते हैं। जी, इसमें से क्विकली सर्च कर सकते हैं क्या ये वीडियो जो है ये पुरानी है या ये पहले कभी आई है, और अगर आई है तो किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, एंड सो ऑन। और हमारा देखिए मकसद ये मतिया, जो मेन एम है वो ये कि न्यूज़ रूम्स को एम्पावर किया जाए, क्योंकि आप लोग वो हैं जो कि क्रेडिबल न्यूज़ देते हैं और आपका फंक्शन है ये, आपका जॉब है ये। लेकिन अब मसला ये है क्योंकि न्यूज़ रूम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और हमारे रिसोर्सेज न्यूज़ रूम्स के इतने कम हो गए अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स, कि वो जो इफेक्टिवली तरीके से मॉनिटरिंग होती है सोशल मीडिया की, मुझे लगता है वो शायद हम नहीं कर पाते बहुत सारे इदारे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वो काम करें न्यूज़ रूम्स के लिए, और बजाय इसके कि हम वो खुद पब्लिश करें, हम न्यूज़ रूम्स को हेल्प करें फैक्ट चेकिंग करने में और फैक्ट को एक्चुअली देखने में कि असल क्या है और नकल क्या है। वैसे असद, व्हाई शुड न्यूज़ रूम्स हैव ऑल द फन? हम अब इसको अपने क्या मोबाइल में इस जो ऐप है इसको ऐसा ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ताकि हमें मोबाइल से भी तो पता चले ना कि अभी ये चीज़ फेक है या पहले आ चुकी हुई है, ये रेलिवेंट नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट चेकिंग के लिए अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा देखिए मकसद ये क्या है। मकसद ये है कि आप जब तक न्यूज़ रूम्स को एम्पावर नहीं करेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी को मजीद इंप्रूव नहीं करेंगे, तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि अभी जो मीडिया का ट्रस्ट है, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का मीडिया में। तो मीडिया का ट्रस्ट इंप्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, और वो इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करके कोई चीज़ को टैग कर सकते हैं कि जो आपको लगता है मिस इन्फॉर्मेशन है। जो आपको टैग करेंगे चीज़, वो 10 बड़े न्यूज़ रूम्स जो इस्तेमाल कर रहे होंगे फैक्टर, उनको चली जाएगी, और वो देख सकते हैं कि क्या ये चीज़ फैक्ट चेक करने के काबिल है कि नहीं है, और अगर वो है तो वो उसको फैक्ट चेक करके अपनी वेबसाइट्स पे और बाकी कंटेंट पे पब्लिश कर सकते हैं। ब्रिलियंट जी, दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन मुझे बताएं, जो इंतखाबी नताइज हैं वो कितने एफिशिएंटली और कितने कम टाइम में व्यूअर्स तक पहुंच जाएंगे इससे? देखिए, इंतखाबी नताइज का तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हम डायरेक्टली इससे इंतखाबी नताइज को मॉनिटर नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन मदिया, जो आपने एक बात बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा इस पर बिल्ड करना चाहूँगा। पिछले साल भी हमने देखा और उससे पिछले साल भी देखा, जो असल में डिसइंफॉर्मेशन फैलती है वो शायद इलेक्शन के दिन नहीं फैलती, बल्कि उसके आने वाले दिनों में फैलती है।
और फिर वो एक पूरा नैरेटिव बनता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब आपको पिछले साल का याद होगा कि किस, उससे पिछले साल भी याद होगा किस तरह हुआ था। तो ये वाला जो पीरियड होता है जब इलेक्शंस हो जाते हैं और जब इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट बन रही होती है, उसके दरमियान का जो पीरियड होता है मुझे लगता है बहुत ट्रिकी होता है। और हमारी पूरी ये कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें मीडिया को उस पीरियड के अंदर के वो फैक्ट चेकिंग करे और एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन को थ्वाट कर सके, वो हम करें थ्रू फैक्ट। सही, थैंक यू सो मच असद। आई होप कि इस सिस्टम से बड़ी होगी और हमारे लोगों को भी काफ़ी गाइड एक तरह से मिल सकेगी कि भाई जो पुरानी वाली वीडियोस होती है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि जी वो जी ठप्पे पे ठप्पा लग रहा है, वो ये हो रहा है वो हो रहा है, पता चलता है जी वो आपके मुल्क की वीडियो ही नहीं थी। तो इस सिस्टम से, इस टूल से जो है ऐसी तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप पता चल सकेंगी कि भाई ये इस टाइम की थी, ये इस कॉन्टेक्स्ट में आई थी और इसका आपके रीजन से कोई ताल्लुक ही नहीं, फलाने मुल्क में आई थी वीडियोस। तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और मेरे ख्याल से देखिए, अच्छा मुसलमान होने की निशानी यही है कि आप वो बात अगले तक तब तक ना पहुंचाएं जब तक आपने खुद इस पर तहकीक ना कर ली हो ना। तो हम तो बड़े तेज़ हो जाते हैं, ये व्हाट्सएप माफिया फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। अब तो हर चीज़ हम इंस्टाग्राम पे भी डाल देते हैं और फ़ौरन टिकटॉक की वीडियोस इतनी भी वायरल हो जाती हैं और बाद में पता चलता है ये सब काटा, झूठ था, इसमें से कुछ भी सच नहीं था। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो कोशिश करें कि अपनी कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में चेक करें कि इफ़ इट्स राइट और रॉन्ग, या सही भी है या गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंतखाबात में, क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और कल मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रेहान अहमद ने कराची में अवाम से बात की और जानने की कोशिश की है कि वो अपने इलाके के उम्मीदवारों और इंतखाबात के हवाले से क्या राय रखते हैं, लोगों ने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाती हूँ। अभी तो कुछ पता नहीं है कौन लोग खड़े हुए हैं, कौन नहीं लगे खड़े हुए हैं। क्या सड़कें बना रहे हैं, कहीं पेमेंट लगा देते हैं, कभी नहीं लगा देते। बारिश में तो पूरे सड़कें डूब गई थी। पहले भी तो वादे किए ही थे, अब कौन से बना दी दिया। गैस नहीं है तो सिलेंडर ले लें, पानी नहीं है तो टैंकर डलवा लें, और अगर लाइट नहीं है तो सोलर लगवा लें, और अगर जॉब नहीं है तो बाहर चले जाएं। मुझे उम्मीदवारों के नाम नहीं पता। कोई आ जाए, अल्लाह करे अच्छा, कोई जो बदल दे। कोई सिंसियर आ जाए, कोई बेहतर हुक्मरान आ जाए तो शायद बेहतरी हो जाए, लेकिन अब तक तो नहीं हो सका। इलेक्शन जैसे अब करीब आते तो ये लोग बस अपनी बाइक पकड़ते हैं और दरियाओं में भी उतरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बस बात वही आ जाती है, इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद कोई हाल नहीं है, इंसान की कोई कदर नहीं है, सबसे बेसिक नीड जो होती है इंसान की वो पूरी नहीं होती है। पानी भर गया सारा और जाहिर सी बात है ट्रबल हुई वो क्रॉस करने में, हम लोगों को बाहर निकलने में। आप सफाई की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। सियासतदानों ने बहुत सताया है, अपने अगर बुखार भी हो तो लंदन चले जाते हैं। इलेक्शन के दिन किसी को वोट नहीं देंगे, कोई काबिल एतमाद नहीं, सोते रहेंगे छुट्टी में। 41 साल हो गए मेरे, ये दाढ़ी परफ्यूम मार के सफ़ेद नहीं की। ज़िंदगी में किसी ने भी वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ बेवफाई की। इस पाकिस्तान में आवाम बहुत अच्छी है, हुक्मरान चूस रहे हैं बस। हमारी तो गुजारिश ये है कि हुक्मरान सीधे हो जाएं तो बेहतर है, नहीं तो अल्लाह की लाठी सीधी कर सकती है। आवाम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान सियासतदान जो वादे कर रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं, इस बारे में ज़्यादा यकीन आवाम को नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद नईम खान के साथ रेहान अहमद, समा कराची। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। 24 घंटे से भी कम का टाइम रह गया है अब इलेक्शन डे में,
और कल इंशाल्लाह तमाम तर अवाम निकलेगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि निकलें और वोट ज़रूर दें। इंतखाबात के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, अब मुझे इस हवाले से बात करनी है। सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं और किसी भी किस्म की बदनज़मी और बदइंतज़ामी को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या कुछ इक़दाम किए गए हैं, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से मुकरम खान हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से रिदा सिंधु ने हमें ज्वाइन किया है और कोयटा की सूरत हाल से मैं आगाह करेंगे मोहम्मद आतिफ, उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली उनके शहर में क्या। सबसे पहले तो खैर मैं कोयटा का रुख कर लेती हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आतिफ के कोयटा की क्या इस वक्त सिचुएशन है। अगर मैं इंतखाबात की तैयारी के हवाले से बात करूँ, कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं और हसास पोलिंग स्टेशन कितने हैं, और ऑफकोर्स बहुत सारी, क्योंकि हमने बलूचिस्तान में ऐसी जगह देखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हसास भी हैं, सो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, अगर कोयटा और बलूचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे भी तकरीबन तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है और जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो तकरीबन 5026 पोलिंग स्टेशंस जो हैं पूरे बलूचिस्तान में कायम किए गए हैं, जिनमें जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी तादाद 2300 है, जबकि 1651 जो हैं वो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस है, जबकि जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस है वो टोटल सिर्फ 19% जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो नॉर्मल हैं। डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में 65,000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस, FC, इसी तरह लेवीज़ और जो है वो शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी जो है मुकम्मल कर ली गई है और इसी तरह क्विक रिस्पॉन्स फोर्स को भी जो है वो स्टैंड बाय रखा गया है, ताकि कोई भी अगर नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उससे फौरी तौर पर जो है निपटा जा सके। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है रात 12 बजे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन काफ़ी महदूद पैमाने पे जो है देखने में आई, क्योंकि बदअमनी के वाक़यात इतने ज़्यादा हुए थे कि इंतखाबी सरगर्मियाँ महदूद होकर रह गई थी। लोग खुलेआम जो है इंतखाबी सरगर्मियाँ कर नहीं पा रहे थे। इंडोर जो है वो उनकी सरगर्मियाँ कॉर्नर मीटिंग्स तक जो है वो महदूद हो गई थी। अब कल चूँकि कल इलेक्शन का दिन है तो तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल है, सिक्योरिटी की भी तैनाती मुकम्मल हो चुकी है। इंतखाबी मवाद जो है उसकी तरसील का भी जो है अमल जारी है। कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबी मवाद है, जिसमें बैलेट बॉक्स है, स्टेशनरी है, शील्ड्स हैं और दीगर जो सामान है वो कल तरसील कर दिया गया था। आज जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के हवाले जो है वो इंतखाबी मवाद किया जा रहा है। कोयटा में 3 लोकेशंस है जहां पर इंतखाबी मवाद को हवाले किया जा रहा है, जिसमें लॉ कॉलेज है, इसी तरह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है और इस तरह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, जहां से इंतखाबी मवाद को जो है वो हवाले किया जा रहा है। बैलेट पेपर जो है इंटरेस्टिंग हल्के वो कौन से, जरा मुझे इन हवाले से बताएं, और कांटे का मुकाबला किन के दरमियान है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हल्के हैं जहाँ पे कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। कोयटा की अगर बात करें तो यहाँ पे NA 263 है जहाँ पे सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है वो मदे मुकाबिल हैं। महमूद खान अचकजई हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान, इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमाल शाह काकड़ हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है रोज़ी खान काकड़ को टिकट दिया गया है। साबिक सेनेटर और जो है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा रह चुके हैं नवाबजादा लश्करी रेसानी, वो भी इस हल्के से जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक पैनल बनाया है बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नाम से। उस पैनल के प्लेटफॉर्म से भी जो है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह NA 264 जो है वो भी काफ़ी जो है टफ यहाँ पे मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर मैंगल कंटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के नवाबजादा जमाल रेसानी और इसी तरह बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के जो बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट है वो भी से जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं और जमाल तरकई जिनका ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से वो भी इस हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं। कोयटा का जो NA 262 अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा और आपसे पूछूंगी भी कि जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं के दरमियान आपस में कांटे का मुकाबला है, कि वहाँ पर इनकी एग्जिस्टेंस आपको ज़्यादा खास नज़र आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन मुझे ज़रा मुल्तान का रुख करना है, क्योंकि मुल्तान में भी बड़े कुछ दिलचस्प हल्के हैं, उनके हवाले से मुझे मालूमात लेनी है। मुझे ये बताइएगा कि आतिफ क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन रह गया है, लोग कितने पम्प्ड अप आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तैयारियाँ यहाँ पे कैसी हैं सारी, और मुझे ये भी बताइएगा कितने पोलिंग बूथ कायम किए गए यहाँ पे?
जी बिल्कुल, इंतखाबात 2024 बड़ी तैयारियां हैं और जो कि वो आखिरी मराइल पर जा रही हैं। और मुल्तान शहर में जो है 6 कौमी जबकि 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जिसके लिए 31 लाख से ज़ायद मर्द व ख़वातीन वोटर जो हैं वो वोट देने का हक रखते हैं, और जिनके लिए 1864 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। और इनके लिए जो सामान की तरसील है, इंतखाबी सामान की तरसील, उसके लिए भी जो है मुल्तान ज़िला में जो है तकरीबन 3 सेंटर जो हैं वो कायम किए गए हैं। और मुल्तान पब्लिक स्कूल जो है इसके लिए NA 148, NA 149, 50 और 51 के लिए जो है इंतखाबी सामान की तरसील मुल्तान पब्लिक स्कूल से की जा रही है, जबकि NA 152 और 53 के लिए जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वो तहसील जलालपुर पीरवाला और उसके साथ साथ जो तकरीबन शुजाबाद जो हैं वो सेंटर्स कायम किए गए हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं इन पोलिंग इन सेंटर्स में, और जो इंतखाबी सामान है वो लेकर जो हैं वो जा रहे हैं अपने पोलिंग स्टेशंस की जानिब। और उनके लिए जो सिक्योरिटी है उसके लिए जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जिसमें जो है रेंजर्स और पाक आर्मी के जवान भी शामिल हैं। रेंजर्स और पाक आर्मी के जो जवान हैं वो रिज़र्व होंगे किसी भी बड़ी सूरत हाल को, नागहानी सूरत हाल को निपटने के लिए। और इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात की जाए 1864 पोलिंग स्टेशन में 270 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दे दिया गया है। वहाँ पर जो CCTV कैमराज हैं और उसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट्स हैं वो भी नस्ब कर दिए गए हैं। तमाम तर जो तैयारी है वो मुकम्मल हैं, और कल जो है ये जो इंतखाबात का अमल शुरू होगा और लोग बाहर निकलेंगे। और जो बड़े मजेदार हल्के हैं 152, 151 151 यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि रिवायती हरीफ एक दूसरे के आमने सामने। रिदा सिंधु के पास में जाऊंगी फैसलाबाद में। रिदा, ये बताएगा कैसी तैयारी है फैसलाबाद में इंतखाबात के हवाले से, और साथ में कांटे का मुकाबला कौन कौन से हल्कों में एक्सपेक्टेड है, ये बताइए। जी बिल्कुल मदीहा, फैसलाबाद सनती शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, जबकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। तो सियासत में भी ख़ास तौर पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सियासत में भी इस शहर का बहुत ही ज़्यादा किरदार जो है वो हमेशा देखने में आया है। इंतखाबात की अगर हम तैयारी की बात करें तो अब तक जो है वो पोलिंग स्टेशन के हवाले से भी तमाम तर इंतज़ामात और सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और यही यकीन दहानी कराई गई है कि पुरअमन तरीके से इंतखाबात का जो अमल है उसको मुकम्मल किया जाएगा। 10 कौमी असम्बली के जबकि 21 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं वहाँ पर 268 और जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 604 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़िला भर के इंतखाबी अमल के लिए 3687 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। 1695 पोलिंग स्टेशन को हसास, जबकि 475 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है, और उनकी मॉनिटरिंग जो है वो CCTV कैमरों के ज़रिए की जाएगी। मॉनिटरिंग सेल भी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो कायम कर दिया गया है। इसी तरह से पोलिंग डे पर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 16,900 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनमें पुलिस के, रेंजर्स के और पाक फ़ौज के एहलकार जो है वो शामिल हैं। और आज जो इलेक्शन सामान है उसकी तरसील का काम भी शुरू कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि दिलचस्प मुकाबला जो है वो किन किन हलकों में है, तो सबसे बड़ा हलका फैसलाबाद का जो शहरी हलका है NA 102 है, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये पुराना लायलपुर जब कायम हुआ था तो इसी हलके में जो है वो आता है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली और आज़ाद उम्मीदवार जो चंगेज़ खान काकड़ हैं, इनके दरमियान जो है वो खासा कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसी तरह से NA 100 है, जहाँ से राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं और पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार सिद्रा सईद बंदेशा के दरमियान भी एक मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से जो है वो दीगर हलकों में भी मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त देखने में आ रहा है। अगर हम आवाम की बात करें, टर्नआउट की बात करें, तो अगर पिछला एक हफ्ते से पहले की बात की जाए तो आवाम कोई इतनी ज़्यादा जो है वो पुरयकीन या फिर इतनी पुरुमीद नहीं थी इलेक्शंस के हवाले से। उनका रद्द अमल जो है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में और ख़ास तौर पर जो कल इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था तो फैसलाबाद के तकरीबन तमाम ही हलकों में सियासी
सियासी सरगर्मियां अपनी उरूज पर रहीं, कॉर्नर मीटिंग्स और चलिए, जो I'm जलसे sure जो कि है अब वो लोग जो है वो उम्मीदवारों ने भी निकलेंगे अपने बाहर डेरों वोट पर देने के लिए। निकाली। बहुत शुक्रिया जी। रिदा सिंधु हमारी नुमाइंदा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थी, मोहम्मद आतिफ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे हमारे साथ मुल्तान से, और साथ में मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद थे, माफ़ कीजिएगा, कोयटा से हमारे साथ मोहम्मद आतिफ और मुकर्रम हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। मैं छोटी सी ब्रेक लेने वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम तो देखने वालों को खुश आमदेद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है इलेक्शन डे में, और आप तमाम तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि घरों से ज़रूर बाहर निकलें, वोट ज़रूर कास्ट करें। और अगर आपको ये लगता है कि आपका एक वोट अगर आप नहीं भी डालते तो कोई फ़र्क नहीं पैदा, फ़र्क बिल्कुल पड़ता है जनाब। आपने निकलना है, आपने वोट कास्ट करना है। और एक और चीज़ देखिए, आपके आसपास के लोग आपके घर में भी आप देखेंगे, आपके दोस्तों में भी देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो आइडियोलॉजी आपकी हो, आपके दोस्तों की, आपके घर वालों की भी वही आइडियोलॉजी हो। कोई किसी को भी वोट कास्ट करे, उसको इज्जत की निगाह से देखें। और जो नफ़रतों का जो कल्चर है ना, इसको अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। गो कि हम स्पेसिफिकली अब देख रहे हैं कि हमारी सियासी जमातों के मंशूर में ये बात आ गई, मैनिफेस्टो में ये बात आ गई, और कैंपेन जो चला रहे हैं वो ये कह के चला रहे हैं कि जब नफ़रत की सियासत को पीछे छोड़ देना है। लेकिन हो यही रहा है कि उनके मुखालिफ जो भी आ रहा है, उनका वोटर उनसे नफ़रत कर रहा है। तो ये सिस्टम ख़त्म कैसे होगा? हम कैसे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे कि अगर कि सामने वाले की आइडियोलॉजी हमसे डिफरेंट है तो हमने फिर भी एक रिस्पेक्टफुल वे में चीज़ करना है। ठीक है, ओके, वी एडमिट कि आपकी आइडियोलॉजी है और आप इसको पसंद करते हैं, दैट्स फाइन। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना है। इस वक्त सियासी जमातों के जो मंशूर पर अगर हम नज़र डालें तो हमें बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे चुन चुन के मंशूर में वो नुकात शामिल किए गए हैं जिनके नाफिजुल अमल होने का ख्वाब अवाम बरसों से देख रहे हैं। कई सियासी जमातों ने अपना मंशूर अवाम के सामने लाने में काफ़ी ताख़ीर की, और ऐसा महसूस होता था जैसे मंशूर बहुत कम टाइम में बनाया गया और बड़ी उजलत में बनाया गया है, और बिल्कुल आखिरी मरहले पर इसे अवाम के सामने भी लाया गया है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब, और साथ में सीनियर तजियाकार सहाफ़ी सवाल जाफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप दोनों का वेरी गुड मॉर्निंग। और अब तो खैर काफ़ी कम टाइम रह गया है, अगला दिन भी मैं कहती शुरू होने में 24 घंटे से भी कम वक्त है। सवाल साहब, आप मुझे बताइएगा, ये जो हम नफ़रत की सियासत के बारे में बार बार बात करें कि जो नफ़रत की सियासत है इसको हम पीछे छोड़ देंगे, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी, अब तो मरीम नवाज साहिबा भी ये बात करें, और जो बाकी जो दीगर जमातें हैं वो भी नफ़रत की सियासत को पीछे छोड़ने के वाले से बात करें, लेकिन वो नफ़रत मुसलसल इनकलकेट करें अपने वोटर्स में। सर मुझे पहले से बताएं कि इसका हम क्या करेंगे? चले ठीक है, वो तो आपस में कहीं ना कहीं जाके मिल के बैठ जाएंगे, लेकिन जो वोटर्स हैं उनको तो किसी जोगे छोड़े के बाद एक दूसरे से लाइक करें। गुजारिश ये है कि ये नफ़रत की सियासत ख़त्म करने की जो उन्होंने बात की है वो बहुत ताख़ीर से की है। इनको चाहिए था कि जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी तो ये उसी वक्त अपने लोगों को बता देते, वाजे कर देते कि जो हम आज से 1.5-2 महीने गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक सियासत से होगा। लेकिन आपने गौर किया होगा कि ये पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है ये अजीबो गरीब तरीके की एक, जैसे कहना चाहिए उन्होंने स्टाइल बनाया। मसलन मुझे ये कहने दीजिए कि पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी इस कैंपेन की जो बुनियाद है वो इसी नफ़रत को रखी है, और वो नफ़रत को ख़त्म करने के लिए बात कर रहे हैं। पता नहीं वो अपना ये पैगाम किसको नफ़रत ख़त्म करने का दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आखिरी दिनों में PMLN ने भी यही इसी तरह की गुफ्तगू की है कि हम नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि उनका काम उनका एड्रेसी कौन है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल शर सदर के साथ अर्ज करना चाहूँगा कि इन तमाम सियासी जमातों के कायदीन को एक मरतबा ठंडे दिल से बैठ के ये सोचना होगा, ये तय करना होगा कि उन्हें पाकिस्तान में ये जो नफ़रत के जज्बात फैल रहे हैं, ये फैलाए गए हैं, और ख़ास तौर पर पिछले 4-5 साल में जो सियासत में नफ़रत के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। सॉली साहब, ये जो ठंडे मूड में जो आएंगे ना, ये आएंगे इलेक्शन के बाद। अभी तो वो जब तक एक दूसरे के खिलाफ बात ना कर ले, उनको खुद मजा नहीं आना तकरीरों का। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पार्लियामेंट इज द बेस्ट प्लेस कि जहाँ पर उनके दरमियान मुकालमा भी होता है, उनके दरमियान गुफ्तगू भी होती है। लेकिन हम बदकिस्मती से हमारी सियासत का ये एक रहा है चलन
कि इसमें वो लोग जो पार्लियामेंट में नहीं आते वो बाहर का माहौल को खराब करते हैं। जरूरत तो इस अमर की है, जरूरत इस बात की है कि राय आमा को आपस में मफाहमाना तरीके से आगे बढ़ाया जाए, आगे चलाया जाए। और इलेक्शन की जो गर्मा गर्मी होती है जी, वो आप ठीक कह रही हैं कि वो जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती की ये इंतहा है कि हमारे यहाँ वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अब आप देख लीजिएगा कि पिछले 4-5 साल से, बल्कि मैं कहूँगा 10-11 साल से एक जमात ने, मुझे तो उसका नाम लेते हुए खिफत सी महसूस होती है, उस जमात ने पूरे 10-11 साल से नफरत के सिवा और किसी बात का प्रचार नहीं किया और लोगों के दरमियान नफरत इसके अलावा उन्होंने किया ही कुछ नहीं। ना उनकी कोई कारकर्दगी है, ना उन्होंने लोगों की तरबियत के बारे में सोचा। और अगर उन लोगों ने तरबियत भी की है, नफरत और तरबियत क्या बात करें साले साहब, आप उनकी तरबियत आप एक्स पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप उनकी तरबियत देख सकते हैं। वो जो जिस तरीके की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं कि कोई एक ऐसी बात जो कि उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, वो उसको सुनना भी गवारा नहीं करते। लेकिन जो बार बार नफरत की सियासत के वाले से बात कर रहे, साले साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पता नहीं बिलावल भुट्टो जो वो किसको सुना रहे। आजम खान साहब, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी एग्रेसिवली, पहले उन्होंने खैर लाहौर से, पंजाब से स्टार्ट किया अपनी पॉलिटिकल कैंपेन का, इलेक्शन कैंपेन का, और उसके बाद ऑफ कोर्स से वो जो कराची जो उनका अपना जो सूबा है उसमें वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं और बार बार नफरत की सियासत ख़त्म करने के वाले से बात कर रहे हैं। ये किसको पैगाम देना चाह रहे हैं वो, आपको क्या लगता है? देखें, ये तो एक वाज़े तौर पर जिस तरह साले साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़रा एक मैं कहूँगा कि जारहाना और जो है वो तर्ज़ सियासत को इख्तियार किया गया और बिहार के नून लीग पर बड़ी तनकीद भी की। और वो ज़रा PTI को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, PTI के जो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, कि अब वो एक मुतबादल के तौर पर है। अगर उन्होंने ये कहा उन्होंने अपनी तकरीरों में कि नून लीग को वोट ना दें, पीपल्स पार्टी को वोट दे दें, और जिस तरह नून लीग ने भी, लेकिन हम देखें कि आखिरी दिनों में वो उसने भी फिर वही हिकमत अमली इख्तियार की, जिस पर साले ज़फ़र साहब ने इशारा भी किया कि शुरू में उन्होंने मोहतात रवैया इख्तियार किया, उस तरह जवाब उन्होंने नहीं दिया बिलावल भुट्टो का, लेकिन बाद में फिर उन्होंने भी वही तर्ज अमल इख्तियार किया। और फिर आप वाली जो बात थी कि जब ये ठंडे उस वक्त होंगे जब इनको ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे की, जिस तरह हमने पहले भी देखा कि बड़ी जारहाना एक दूसरे के खिलाफ इनकी सियासत माजी में रही, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो फिर वो बड़े शीरो शक्कर रहे, वो जैसे कहते हैं ना कि घुटनों को हाथ लगा करके भी मना लिया गया लोगों को। लेकिन अब आप देखें कि वो घुटनों से हाथ जो गिरेबान तक पहुंचे इस कैंपेन में, तो अब दोबारा गिरेबान से घुटनों तक आई जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ जाएगी। तो बाकी दुआ की जानी चाहिए। अब देखें, मैं देख रहा था कि कराची में 5337 पोलिंग स्टेशन है, सिर्फ 128 को नॉर्मल करार दिया गया है, बाकी जो सभी हैं वो हसास और इंतहाई हसास है। तो क्यों है ये जो सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी, मतलब कोई यहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत इतनी ख़राब नहीं है माजी में, जो अगर हम बहुत पहले कराची की बात करें, ठीक है हालात बेहतर है, ऐसी तो बात नहीं कि कोई जैसे कहते हैं कि टारगेट के लिए खुदा न खास्ता कोई फ़िरका वाराना वाला मामला, लेकिन जो सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी है, अब उससे अंदाज़ा लगाया मत दिया। 5337 पोलिंग स्टेशन, महज 128 को कहा गया कि जी ये नॉर्मल है, बाकी सारे के सारे हसास और इंतहाई हसास है। 4 पुलिस एहलकार जो है वो नॉर्मल पे खड़े करेंगे, 5 हसास पे खड़े करेंगे और 7 एहलकार जो है वो इंतहाई हसास पे खड़ा करेंगे। सिंध भर में अगर हम बात करें, और अब बिल्कुल सही बात करें, मतलब घरों से निकलते हुए, क्योंकि अब कशीदगी की एक फिजा ऐसी आ गई है कि आपको घर से निकलते हुए डर लगता है कि चले ठीक है, आप किसी रैली में अगर चले भी जाएं तो यू नेवर नो मुखालिफ पार्टी की जानिब से कोई ऐसी फायरिंग ना कर दी जाए और आप या कोई आपका प्यारा जो है वो उसमें लपेट में आ जाए, तो लोगों के अंदर बड़ा खौफ बैठ गया है। अच्छा, आप दोनों मेरे साथ ज़रा मौजूद रहिएगा, मुझे आपके साथ ना कुछ क्लिप्स शेयर करने हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने होम ग्राउंड लाड़काना में होने वाले जलसे में कहा कि तख्ते लाहौर हिल रहा है और खून चूसने वाले शेर का रास्ता रोकना होगा। ये एक बड़ी जो है ना वो एग्रेसिव और वही वाली बात है ना कि बड़ी नफरत वाली स्टेटमेंट थी। जरा मैं आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ उसका। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं। तख्ते लाहौर हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं। अवाम तो इनको शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे, शक्ल ही नहीं देख। GT रोड पे जितना टफ टाइम मियां साहब को इस वक्त दिया जा रहा है कि इनका पसीना छूट रहे हैं, पसीना छूट। मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं, वसीम उनके हाथ से तो गया। पख्तूनख्वा के बारे में आपको बता दूं कि मियां साहब तो अपना सीट आ रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात। अगर मेरा वोट पे डाका मारा गया
किसी ने छेड़छाड़ की। और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं। मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाए। वोट पे डाका नामंजूर, पाकिस्तान के वोट पे डाका। एकदम मेरी आंखों के सामने 2018 के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी की मेडन स्पीच भी आ गई और वो इतनी मशहूर स्पीच थी। और अभी मैं देख रही हूँ जो अल्फाज का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है कि पहले इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन इनकी जानिब से इस्तेमाल नहीं किए गए थे कि हालत उनकी पतली हो गई है, ये हो गई है। और मतलब दिस वाज समथिंग दैट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक जवान शख्स जो कि नफरत की सियासत को ख़त्म करने के वाले से बात कर रहा है, हु इज़ वेल एजुकेटेड, वो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करे। खैर जी, लीगी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपने जलसे में कहा कि फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, उनको अब दोबारा नहीं आने देंगे। तो ज़रा उनका क्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है और ये यूथ बनाएगी। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। यूथ तो भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये जज्बा पाकिस्तान में इनकलाब पैदा कर देगा। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता इस जलसे में तो क्या पूरे मुल्क के अंदर कोई बेरोजगार ना होता। ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशत गर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे। कहाँ गए वो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ गया, और कहाँ गए वो 350 डैम, अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहाँ गए। ऐसा फ्रॉड का फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। अंडे, मुर्गियां, कट्टे, ये तो मुझे एक ही शख्स याद कराती हैं और उस शख्स का सबको मालूम है कि इस वक्त वो जेल में है। मैं ज़रा सॉलिह जाफर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये जो जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे कि वैसे वो तो कहते हैं कि नफरत की सियासत को पीछे छोड़ना है, और लेकिन बात वो जैसे कर रही है हालत पतली हो गई है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज उनको जेब देती है। और साथ में जो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि कौन लोग हैं, अगर मेरे वोट पे डाका मारने की कोशिश की गई तो मुझे पता है मैं आपके पीछे आऊँगा, मैं आपका पीछा करूँगा। ये किसको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? गुजारिश ये है जी कि आपने ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी दिखाया है क्लिप्स नवाज शरीफ और बिलावल का। बिलावल का मुखातब नवाज शरीफ थे, बिलावल का मुखातब PMLN थी, जबकि नवाज शरीफ साहब का इशारा भी नहीं है, उन्होंने किसी पीपल्स पार्टी के कंटेक्स्ट में कोई बात नहीं की। उनका इशारा पूरा He is not even naming him. जी नहीं, उनको उनका मुखातब, वो तो नाम भी नहीं ले रहे उनका। हाँ जी हाँ, नाम भी ले रहे हैं। फिर आप एक और सबसे बड़ी बात ये देखें कि नवाज शरीफ के लबो लहजे में शाइस्तगी है, उसमें कहीं आपको फक्कड़पन नहीं है, कोई उसमें गुफ्तगू की जुमले की कमज़ोरी नज़र नहीं आती। जबकि मैं माजरत से अर्ज़ करूँगा कि बिलावल साहब ने कोशिश ये की है कि बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। वो इसकी तवजीह दे सकते हैं कि जी हमने वो ज़ुबान इस्तेमाल किया है जो आम आदमी को, जो आवाम को समझ आती है, लेकिन इसमें आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लगता था कि बानी PTI भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते थे तो उनके जलसे में तालियां ज़्यादा बजती थी। कमी ये चाहते हैं कि आवाम को महसूस ना हो कि उसी तरीके की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है। और फिर उन्होंने कहा कि जी आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, आप एक टेलीविजन स्क्रीन पर आपने नवाज शरीफ के जलसे देखे हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर PMLN का जलसा जो है वो कहीं कमज़ोर नहीं हुआ, ख़ास तौर पर जिन जलसों से नवाज शरीफ ने एड्रेस किया। जहाँ तक जनूबी पंजाब का तल्लुक है, वो तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ भी वहाँ गए हैं। राजनपुर जो है वो किस पंजाब के हिस्से का इलाका है। तो ये इस तरह की बातें करना ये तफरीह के तौर पे तो ठीक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। और बिलावल साहब ने तो यहाँ तक अब कह दिया है कि वो जो COD है जो जून 2006 में जिस पर मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे वो ख़त्म हो चुका है। तो लगता यह है कि वो बिल्कुल जो मफाहमत की सियासत जिसके ये चैम्पियन इनके हवाले साहब बनते हैं, अब उससे अपना दामन छुड़ा रहे हैं और ये गालिबन अब कन्फ्रंटेशन का वो रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं जिसे पिछले 10-11 साल में हमने देखा और जिसके नतीजे में होने वाली तबाही भी हमारे सामने अब बिल्कुल
हमारे सामने है वो तबाही। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऑफ कोर्स ये हमारी आने वाली नस्लों का मिजाज चेंज कर दिया उसने। नहीं, ये जरूरी है जी कि ये जो सियासत है, ये सियासतदान है, ये इस नफरत को, इस तशद्दुद को, इस कशीदगी को कम करें। और क्या बिलावल की सियासत जो पूरी कैंपेन है फॉर वंस इसको दफन ही कर दें। मुझे बताएं आसम खान साहब, आप ये बताइएगा कथा कलामी की माजूद क्योंकि वक्त में बस कम है, बिलावल भुट्टो जरदारी जितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं बार बार, आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो अभी कभी ताज़ा कराची से लाहौर गए हैं, आपको कराची में उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा नेशनल असेंबली की सीटें ले लेंगे, या फिर सिंध में आपको लग रहा है कि वो और भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा देंगे? देखिए, सिंध की अगर हम बात करें कि कराची और हैदराबाद की 24 सीटें हैं और उसके बाद बाकी बचती हैं 37 सीटें, तो 33 नशिस्तों पर सिंध में उनकी पोजीशन मुस्तहकम है। कराची की 22 सीटें हैं, तो जो अभी ख़त्म हुई हैं असम्बलियाँ, इसमें भी उनके पास 5 सीटें थीं। 3 मलिक की थी, एक उन्होंने जो जिस पर किमाड़ी का हल्का है जहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदोखेल है, वो सीट भी उन्होंने जीती थी। और इसके अलावा इसके किमाड़ी की भी एक सीट थी इनके पास, कादिर पटेल साहब की भी, कादिर मंदोखेल की भी, 3 मलिक की भी, तो 5 सीटें तो उनके पास इस जो हुकूमत ख़त्म हुई है इसमें भी थी। और इस वक्त वो टारगेट रखे हुए 7 से 8 का, तो शायद एक मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि 6 सीटें, क्योंकि लियारी की सीट वो हार गए थे और वो उनका गढ़ भी है, तो 6-7 सीटें उनकी कराची में भी हैं। 33 सीटें उनको ऐसा लगता है कि सिंध में भी उनकी पोजीशन और बाज़ाहिर लग भी रही है, तो 40 सीटें, लेकिन इसके अलावा नहीं है। साले साहब लाहौर की, पूरी पंजाब की सियासत की बात करेंगे तो मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी नहीं होंगी, लेकिन सिंध में बहरहाल अक्सर जमात पीपल्स पार्टी होगी, चाहे वो सूबाई असम्बली हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना बड़ा नंबर ओवरऑल देखा जाए तो एक और चीज़ भी हमारे सामने आती है असलम खान साहब, कि अगर हम देखें कि तो पिछले इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून में अगर स्पेसिफिकली, क्योंकि वो तो जेल में थे सारे, तो उनको वैसे कैंपेन करने का मौका मिला नहीं, वो कंटेस्ट कर ही नहीं सकते, बट स्टिल उन्होंने एक अच्छी जो है सीट्स हैं वो सिक्योर की। तो अब जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को खुलकर कैंपेन करने का भी मौका मिल रहा है, तो साले साहब क्विकली मुझे बता दीजिए, आपको लगता है कि ये डिफरेंस मेक करेगी? Would it make a big difference? देखिए जी, गुजारा ये है कि पिछली कौमी असम्बली में PMLN की 64 सीटें थी पंजाब से, ठीक है जी। अब वो बिल्कुल जस्ट लगाएंगे। आप जिस तरह की उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को हर तरफ से हमायत दस्तयाब थी, तो यकीनी तौर पर उनकी जो सीटों की तादाद है वो बढ़ेगी। और जो हमारे अंदाजे हैं उसके मुताबिक उनको पंजाब से ही ये जो नंबर है इसको डेफिनेटली 80 से क्रॉस कर जाना है, क्योंकि पीटीआई तो नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया जी, मोहम्मद साले जाफर हमारे साथ मौजूद थे और साथ में हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान मौजूद का बहुत शुक्रिया। तबसरा ले लेते, तजिया ले लेते, जो होने वाली कैंपेन थे उसके हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उस हवाले से हम बात कर रहे थे। मुल्क भर की तरह आपको पता है कि कराची में भी कल अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे और कराची के ज़िला वस्ती के हल्का NA 250 में एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम, वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब बहुत शुक्रिया, मुझे बताएं ये क्या माजरा है, ये कौन सा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे बिजली नहीं है, बत्ती नहीं है? इलाका है नॉर्थ कराची का मुस्लिम टाउन, जहाँ पे जीशान सेकेंडरी स्कूल है। 42 साल पहला ये स्कूल है और ये इसकी इमारत है। यहाँ पहले भी पोलिंग स्टेशन बनते रहे हैं। यहाँ पर 12 कमरे हैं जिनमें 3 कमरों के अंदर बल्ब मौजूद हैं और बकिया में भी पंखे हैं, लेकिन बल्ब की सहूलत नहीं है। और इलेक्शन की जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनका ये कहना है कि इसका सर्वे करने के बाद उन्होंने बताया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पर बिजली की सहूलत प्रॉपर मौजूद नहीं है और पानी का मसला भी है यहाँ पे। मज़ीद हम मालूम करेंगे स्कूल के मालिक फरहान खान उनसे। सर, कितने कमरों में बल्ब की सहूलत नहीं है अभी? तकरीबन कमरों में बल्ब की सहूलत नहीं है। मेरे 6 कमरे हैं, ठीक है, उसमें सहूलत मौजूद नहीं है। और हमने इनसे कहा भी था इलेक्शन कमीशन वालों से कि इसके अंदर बल्ब भी लगाएं और कैमरे भी लगाएं, क्योंकि कैमरे भी पहले टूट चुके हैं हमारे कैमरे, तो उसकी वजह से हमने कैमरे हटा दिए थे यहाँ से। बलदियाती दौर में हंगामा हुआ था? जी जी, हंगामा हुआ था बाकायदा, ठीक है ना। तो हमने इस वजह से कैमरे तोड़ दिए गए, तो इसलिए हमने कैमरे हटा दिए वहाँ से। तो हमने इनसे यही कहा था कि कैमरे भी लगवाएं ताकि सिक्योरिटी भी सही करें, क्योंकि सिक्योरिटी भी अच्छी नहीं है आपकी। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अमला पहुँचने की तवक्को है, पुलिस का अमला भी पहुँचेगा। और ये ज़िला वस्ती का इलाका है जहाँ पर 307 पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर कोई भी पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे 150 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं और 157 ऐसे हैं जो हसास हैं। और मजमूई तौर पर कराची भर में जो 5000 से ज़ायद
पोलिंग स्टेशन है 5409, उसके लिए 20,033 3,000 के लगभग हमारे ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो क्विक रिस्पांस पे होंगे। 35,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे और 3,000 अच्छा, से खवातीन का ज़्यादा अपना काफी है यहाँ पे, ये तो बताएं खुर्शीद आलम साहब। देखिए तकरीबन इस खवातीन भी बड़ी तादाद में निकलेंगी वोट कास्ट करने के लिए। वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे, उसमें खवातीन वोटर्स भी होंगी, मर्द वोटर्स भी होंगे। लेकिन असल मसला सिर्फ ये है कि जो फंड मिला इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को बमुश्किल 2,500 से 3,000 रुपये का खर्च है कि वो बल्ब लगा दें तो ये कमी पूरी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये यकीनन हो मुझे सकता है आप ये बताएं, मतलब जो इलेक्शन का मतलब लोगों ने जाके तकरीबन शाम तक तो वोट, मुझे ना जरा टाइम बताएं खुर्शीद भाई कि हम कल जब निकलेंगे तो कल वोट कास्ट कितने बजे करना शुरू करेंगे? 8 बजे से शुरू होगा ये टाइम? ये 8 बजे से 5 बजे तक बिला किसी वक्फे के पोलिंग जो है वो जारी रहेगी पूरे मुल्क में। और पोलिंग के वक्त तक जो सूरत हाल ख़त्म के वक्त ये होती है कि जितने अफराद पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर होते हैं सिर्फ उनको 5 बजे के बाद भी वोट डालने की इजाज़त होती है और जो बाहर होते हैं उनको फिर अंदर नहीं आने दिया जाता क्योंकि उसके बाद फिर गिनती का मरहला शुरू होता है। पर बात सुने, 5-6 बजे के बाद तो जब अंधेरा हो जाए ना तो सही काम तो उस वक्त है ना जब आपने काउंट करने हैं, वोट की गिनती भी करनी है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी मुझे बताएं। बत्ती नहीं होगी तो बत्ती तो आपकी ऑलरेडी गुल है। आज से भी होगा। देखिए जो पोलिंग का अमला यहाँ पहुँचेगा, प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और सिक्योरिटी के एहलकार, वो अपने इस पोलिंग स्टेशन में औसतन 30 से 32 घंटे गुजारेंगे। अगर वो यहाँ पे दोपहर 2 बजे पहुँचते हैं तो कल शाम में जब गिनती शुरू होगी उसके बाद चाहे वो रात के 10 बजे चाहे 11 बजे, आज की रात भी उनको यहीं रुकना होगा। तो यकीनन ये ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरह के सर्वे करने के बाद यहाँ पानी का मसला इस इलाके में कम से कम डीसी साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक टैंकर डलवा दें ताकि पोलिंग का अमला जो है वो कल वजू के लिए न परेशान हो, वॉशरूम जाने के लिए उनको वजू के लिए, रफ़ाए हाजत के लिए भी जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है। मतलब खुर्शीद आलम साहब, आई वुड बी ओपन अबाउट इट। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि उन्होंने जो सुबह से लेके रात तक और आज रात भी वहाँ पे गुजारनी, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी और आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद। पोलिंग स्टेशन आपके सामने है, बत्ती नहीं थी यहाँ पे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो कैमरे भी लगे हैं वो भी टूट चुके हैं। पता कैसे चलेगा? खुदा ना खासा यहाँ पे अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई एम श्योर कि आप तमाम से लोगों को काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस तो बहुत होगा कि भाई पता नहीं कल कौन सी पार्टी जीतेगी और फिर कौन सी पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और इस हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ सर्वे भी होते हैं। पर्ल्स कंसल्टेंट्स ने भी एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें जानने की लोगों से कोशिश की कि वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे और लोगों को क्या लगता है। और मतलब कोर्स जो उसका यही निकलता है, क्रक्स ये निकलता है कि जी कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मकबूल है लोगों में। तो जो लोगों का जवाब था वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जिनमें से आपको पता है जो पहले सर्वे है वो किया गया है 17 जनवरी से 20 जनवरी तक, और जो दूसरा सर्वे है वो 30 जनवरी से 1 फरवरी तक ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। और जो सीईओ हैं पर्ल्स कंसल्टेंट की कंपनी के काशिफ हफीज़ सिद्दीकी साहब, वो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है, तो ज़रा हम उनसे ही जान लेते हैं उनकी ज़बानी के भाई लोगों का इस सर्वे के जो आउटकम्स हैं उसमें क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, वेलकम टू सुबह का समा। काशिफ साहब, सबसे पहले तो बताइए, आपने 2 सर्वे कंडक्ट किए हैं, रीजन कौन कौन सा था आपका सर्वे? ये हमने कराची बेस सर्वे किया था जिसके रिजल्ट अभी आपके सामने हैं। काउंटर में शायद दूसरे शहरों में भी किया हो, लेकिन ये कराची बेस एक सर्वे था जिसको कराची असल में थोड़ी सी इसकी डायनेमिक्स बाकी सब जगह के मुकाबले में अलग है। मिसाल के तौर पर यहाँ कौमी असेंबली की सीट बलूचिस्तान की सीट से ज़्यादा है या बराबर है। तो कराची खुद एक इतनी बड़ी डायमेंशन रखता है, कोई 3 करोड़ से ऊपर का शहर है और इसकी पूरी हिस्ट्री है, इसकी में जो है ना वो इंटरेस्ट लेवल और यहाँ पे चीज़ें। तो हमने कराची को रीड करने की कोशिश की। इसे हमारे ज़माने में ट्रैकिंग रिसर्च कहते हैं, जिसमें आपने 2 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स के ऊपर कोई चीज़ें ली तो उसमें अप एंड राउंड्स और चीज़ें जो है ना उनमें समझने की कोशिश की हैं। तो ये हमारे ऑफ कोर्स इतनी ज़बानों के लोग यहाँ पे रहते हैं और क्योंकि कराची में जो वोट पड़ता है वो ज़बान के उस पर भी दिया जाता है, लिसानियत की बुनियाद पर भी दिया जाता है। फिर हम देखा है कि डिफरेंट यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उसकी बुनियाद पर भी दिया जाता है, तो ये बड़ा मैटर करता है। आपकी फाइंडिंग्स जो थी क्या वो आपके हैरान कौन थी और आपकी फाइंडिंग्स क्या जो आपने देखा उसमें क्या आपको मिला? असल में कराची की फाइंडिंग्स जो है ना उसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। आपके 2 मिनट में लूँगा।
सबसे पहले समझ लें कि कराची जो है वो एक डायलेमा में है तकरीबन 1987-89 के इलेक्शन से। वही बात है, कराची के अंदर एक ख़ास MQM यहाँ पे फतह याब होती रही और बहुत प्रॉमिसिंग होती रही चीज़ों के साथ। कराची के मसाइल होंगे, कराची की चीज़ें थीं, तो वही बात है MQM को वोट पड़ रहा था, कोई ऐसे ही किसी चीज़ के लिहाज से नहीं पड़ रहा था। और MQM अपने पूरे उसके साथ यहाँ पे मौजूद थी और वही बात है उसके पीछे बहुत सारी मतलब एक ज़बान की एहसास महरूमी भी थी, बाकी चीज़ें भी थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो पहला, जैसे आप ये कहें कि MQM का सहर या MQM का जो डायलेमा टूटा था वो 2002 के इंतखाबात थे, जिसमें कराची से फर्स्ट टाइम जो है वो MQM के अलावा भी किसी दूसरी पार्टी ने सीटें जीती थी। फिर 2008 में तो कोई अपोजिशन में था नहीं, MQM के अपोजिशन उसके साथ था। फिर 2013 के अंदर अगर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बताऊं कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन का बैकआउट नहीं करती तो PTI की 5 सीटें थीं, क्योंकि कराची में जो टेक्निकली जैसे आप कहें कि वोटों की हिफाजत या प्रोसेस को जो लीड कर रहा था उस वक्त जो है जमात इस्लामी कर रही थी, PTI की तंजीम उस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं थी। फिर ज़ाहिर बात है एक वेव जो 2013 से थी वो 2018 में पहुंची और कराची में हमने उस ज़माने में काफ़ी बड़ा काम किया। उसके अंदर कराची किसी समा के साथ मिलकर भी हमने काम किया था यहाँ पे, और तकरीबन कोई 11 से 12 सीटों पे हमने काम किया था। रिजल्ट्स ऑफ एंड ऑन वही आए थे, सिवाय 2-3 सीटों के अलावा जो रिजल्ट हमारे सामने कराची के अंदर आए थे। तो अब जो है वो 2018 के बाद लेकिन एक नई फ़ज़ा कराची में चेंज हुई। कराची में फ़ज़ा जो है वो कराची एक और डिफरेंट किस्म के सिविक एहसास महरूमी का शिकार हुआ। पहले एहसास महरूमी जब डिफरेंट किस्म का था, लेकिन ये कि सिविक एहसास महरूमी का मतलब हमारे पास रोड्स टूटी हुई हैं, हमारी सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई, हमारे तालीमी मेयार तबाह हो गया है, कराची के अंदर मसाइल हैं, चिंची है, पानी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, देयर आर सो मैनी थिंग्स। कराची में आप ज़रा से भी फिर लें तो मतलब ये कि जो बम्स आप वो सड़क पे मिलते हैं और जो गड्ढे मिलते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो कराची की सियासत कराची के मसाइल सेंट्रिक होती चली गई और इसका ताल्लुक किसी लिसानियत और ज़बान से नहीं है, इसका ताल्लुक कराचीइट से है। जो भी कराची में रहता है, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो। ज़ाहिर है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा पश्तो स्पीकिंग सिटी है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सराइकी स्पीकिंग सिटी है। तो कराची की अपनी एक डायनेमिक्स है। अच्छा, ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा पश्तो एंड सराइकी स्पीकिंग सिटी है। कराची सबसे बड़ा पश्तो, पेशावर से ज़्यादा आबादी है। अब तो सिंधी स्पीकिंग सिटी बन गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये सब जो डायनेमिक्स चेंज हुई हैं, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कि जो यहाँ के जो उर्दू स्पीकिंग है इनके वोट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर विद अदर ज़बान बोलने वालों के, इसलिए कि वो फ्लोटर्स होते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये कराचीइट का इशू था और कराची की हर ज़बान बोलने वाला का, तो इसको सबसे ज़्यादा एड्रेस जो जमात इस्लामी ने किया, बाकी किसी ने उस तरीके से उसे पिकअप नहीं किया। तो ज़ाहिर बात है वो जब एक आदमी हैमरिंग करता रहेगा तो उसके साथ चीज़ें एसोसिएट होती चली जाएंगी और वो ऑब्वियस थी वो बात। कोई भी अगर करेगा, जैसे अगर इमरान खान ने एक पोजीशन ली तो उस पोजीशन के साथ कुछ चीज़ें एसोसिएट हो गई, फिर इमरान खान के खिलाफ किसी ने उनके खिलाफ चीज़ें एसोसिएट की तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं, तो लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो जब हमने फर्स्ट ट्रैक हमने किया था और ये जनवरी की 17 से 20 तारीख तक हमने टेलीफोनिक सर्वे किया। कराची में रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, उसमें मेल फीमेल और हर एज ग्रुप का और हर सोशो इकोनॉमिक क्लास का भी और हर डिस्ट्रिक्ट का भी। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं अपने हैं, तो उसके अंदर हमें जो है वो उस वक्त PTI बहुत आगे नजर आई जमात इस्लामी से इन टर्म्स ऑफ द वोटिंग प्रेफरेंस। लेकिन जब हम मसाइल की बात करते थे कि इस मसले पे कौन सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कराची का सबसे बड़ा मसला गैस की लोड शेडिंग बताया गया, जो आजकल सब शिकार है। तो रात में चाय नहीं मिलती तो उस गैस की, लेकिन लोगों के मसले खाने पीने पे खत्म हो जाते हैं, बल्कि आप ये देखिए सड़कें और जो एजुकेशन है वो इतना बड़ा मसला है, पानी इतना बड़ा मसला है। तो उसमें गैस लोड शेडिंग जो है उस पर हमने पूछा कौन सी पार्टी से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करी, जमात इस्लामी। के इलेक्ट्रिक का इशू जमात इस्लामी, ट्रैफिक का इशू जमात इस्लामी, स्ट्रीट क्राइम जमात इस्लामी। तो कराची के मसाइल पे लोगों ने एसोसिएट कर रहे थे, इसे कहते हैं पार्टी इमेज या ब्रांड इमेज एसोसिएशन। इसके अंदर जो है वो जमात इस्लामी मौजूद है। जो आपने 2 सर्वे कंडक्ट किया तो उसमें आपको लगा कि जो जमात इस्लामी जो फाइंडिंग्स है वो ये कहती है कि जमात इस्लामी लोगों में ज़्यादा मकबूल है। पहले वाले में PTI ज़्यादा मकबूल थी, लेकिन कराची के मसाइल पे जमात इस्लामी थी। लेकिन फिर अगले 10 दिन के बाद जब हम गए तो ये दोनों 19-19 बराबर हो गए, यानी PTI ने 5% लूज किया और जमात इस्लामी ने 7% गेन किया। सही, ठीक है। चले जी, अब ये तो कल इलेक्शन है, देखते हैं तो क्या सूरत हाल बनती। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ हफीज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO पल्स कंसल्टेंट्स, और उन्होंने जो सर्वे किया उसकी फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी मुझे आपको पता है कि बस शो का टाइम खत्म होने में बहुत ही कम टाइम बाकी रह गया और मुझे बाकी भी बहुत सारे शहरों की सूरत हाल जाननी है। लाहौर की सिचुएशन क्या है वो जाननी है मुझे, पेशावर में क्या सूरत हाल है और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल वहाँ पर चल रही है। लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे कज़ाफ़ी बट, शाहबुर रहमान हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे और इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे उस्मान जावेद। तो सबसे पहले तो मैं अपने शहर लाहौर का रुख करूँगी, कज़ाफ़ी बट जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी बट ये बताइएगा जी, क्या तैयारियाँ नज़र आ रही हैं इलेक्शन के हवाले से आपको, और क्या तमाम तर इंतज़ामात थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं?
बिल्कुल मदीहा, तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए और इस वक्त जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन से पुलिस और फ़ौज की निगरानी के अंदर जो है अपने बैलेट पेपर्स और बाकी जो सामान है वो हासिल कर रहे हैं और शाम 5 बजे तक ये तमाम सामान जो है वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो मुंतकिल होना है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है इसके अंदर जो है वो काम किया जा रहा है। फ़ौज और पुलिस जो है इस सामान की तरसील के अंदर अपना अहम रोल जो है वो अदा कर रही है। जबकि अगर इलेक्शन की बात की जाए तो उम्मीदवारों की जानिब से भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। इलेक्शन मुहिम जो है गुज़िश्ता रात ख़त्म हो गई थी, उसके बाद अब जो है शहर के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त लोगों के घरों में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन 1 बाय 1 जो है वो वोटर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं जो हर हल्के के अंदर यूनियन काउंसिल्स के अंदर जाके इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं कि कल जिस वक्त पोलिंग स्टार्ट हो तो उस वक्त वोटर्स जो हैं वो सुबह के वक्त जो है उनका टर्नआउट ज़्यादा से ज़्यादा हो और सुबह जो है 8 बजे से 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो है वो अपना वोट, अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकें। इस बात को जो यकीनी बनाया जा रहा है, इसके लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ भी जो हैं वो बना दी गई हैं। सामान की तरसील जारी है और जो उम्मीदवार हैं वो लोगों के साथ 1 बाय 1 मुलाकातें करके गिले शिकवे भी दूर कर रहे हैं। इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कल जो उम्मीदवार जिस हल्के का है उसको ही वो वोट आकर कास्ट करें। चले जी, बड़ी एग्रेसिव कैंपेन हमने लाहौर में देखा क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पे मुस्लिम लीग नून का भी बहुत जो फोकस है वो लाहौर की तरफ है। मैं ज़रा पेशावर का रुख कर लेती हूँ। शाहबुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाह, ये बताइएगा पेशावर में कितने पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, कितने हसास है और कांटे का मुकाबला कहाँ पर होने की तवक्को ज़्यादा है? जी देखिए, मुहिम जो है कल रात ख़त्म हो चुकी है और अब फाइनलाइज हो रहा है जो आखिरी मराहल में इलेक्शन की तैयारियां, शामिल सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। पेशावर में जो है 21 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जिनके लिए 1280 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इन 1280 में 577 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। पूरे पेशावर में जो है 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और जिसमें जो है 14,000 ख़वातीन जो है पुलिस सर्चर्स उनको शामिल किया गया है। आर्मी क्विक रिस्पांस सर्विस जो है वो भी इसमें शामिल है और NA-32 पर यहाँ पर कांटे का मुकाबला होगा क्योंकि ये हल्का काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये पहले NA-1 हुआ करता था। यहाँ से कई अहम रहनुमा इंतखाबात लड़ चुके हैं लेकिन मसाइल उसी तरह है। पूरे महीने हमने पेशावर में कोई बड़ा जलसा इस तरह नहीं देखा जिस तरह माजी में यहाँ पे हुआ करते थे। छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स और कन्वेंशंस होते आ रहे हैं। उम्मीदवारों के साथ कल तक मुलाकातें जो थी कन्वेंशन के और कॉर्नर मीटिंग्स के वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ भी बाकी शहरों की तरह 1-to-1 मुलाकातें हो रही है। पोलिंग लिस्ट तैयार की गई है, वो घर तक पहुँचाई जा रही है। उम्मीदवारों को किसी ना किसी तरीके पर अपनी तरफ माइल किया जा रहा है। उनकी आसानी के लिए उनको लिस्टें दी जा रही है ताकि उनकी आसानी के लिए उनको गाड़ियाँ फराहम की जा रही है। और अब जो है मुख्तलिफ इलाकों से सामान की तरसील का सिलसिला शुरू है जो कि शाम 5 बजे तक तमाम पोलिंग स्टेशन में जो है फ़ौज और पुलिस की निगरानी में इनको पहुँचाने हैं। जी सही, ठीक है। चलिए, उस्मान जावेद से भी ज़रा सिचुएशन जान लेते हैं। उस्मान, इस्लामाबाद के हवाले से भी सिचुएशन के हवाले से बता दीजिए। सिक्योरिटी की क्या कुछ खातिर खा इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए मदिया, अब से कुछ घंटों बाद ही कल मुल्क भर में आम इंतखाबात शुरू हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज जो आखिरी और हतमी मरला था वो रिटर्निंग अफसरान से जो पोलिंग स्टेशन तक की सामान की तरसील है वो जारी है। शाम 5 बजे तक ये तरसील जारी रहेगी। मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन सिटी के नाम से यहाँ पर एक सिटी कायम किया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक कनोपी बनाई गई है और उस कनोपी के अंदर तमाम जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए अलग अलग जो बैनर्स हैं, अलग अलग जो टीवी स्क्रीन्स हैं वो लगा दी गई हैं। मजमूई तौर पर 265 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाब होगा क्योंकि एक उम्मीदवार की डेथ की वजह से वहाँ पर NA-8 को हाट से इंतखाबात मुलतवी कर दिया था और इस तरह मजमूई तौर पर सूबाई असम्बली की 593 नशिस्तें हैं लेकिन
3 पर इंतखाबात जो उम्मीदवार की मौत की वजह से मुलतवी कर दिया गया था और मजमूई तौर पर सूबाई असम्बली की 590 नशस्तों पर इंतखाब होगा। और कल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। 12 करोड़ 85,85,707 वोटर्स जो हैं वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर 90,675 पोलिंग स्टेशन मुल्क भर में कायम किए थे, जिसमें 18,937 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए थे। और कौमी असम्बली की अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो 5,254 उम्मीदवार कौमी असम्बली पर मद्दे मुकाबले हैं, जिसमें सियासी जमातों के उम्मीदवार भी हैं। बहुत शुक्रिया जी। उस्मान जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, लाहौर से हमारे साथ थे कज़ाफ़ी बट, और पेशावर की सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे शहाबुर रहमान। आप तीन शुक्रिया। और देखिए कल तो इंतखाबात हैं, आपने जाके वोट कास्ट ज़रूर करना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं कि अगर हम वो कर दें तो हमारा वोट ज़ाया हो जाता है। तो इसकी आसानी के लिए मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ जो आपको बताएगा कि आप जब जाएंगे वोट कास्ट करने के लिए तो आपको किन किन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास आपका आईडी कार्ड करंट हो या आपके पास अगर आपका एक्सपायर्ड आईडी कार्ड हो तो उसकी बुनियाद पर भी आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इससे आपने परेशान नहीं होना। मैं पहले आपके साथ ज़रा ये छोटी सी रिपोर्ट शेयर कर देती हूँ। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट जरूर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपका वोट जाया कर सकती है। वोट कास्ट करने के लिए चंद अहम बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कैमरा, मोबाइल फोन या खवातीन अपना हैंडबैग वगैरह लेकर पोलिंग स्टेशन हरगिज ना जाएं, क्योंकि यहाँ ये सब चीजें लाना सख्त मना है। कॉपी नहीं चलेगी भाई, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाएं। ये है ना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। तो देखा आपने, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड असल होना चाहिए। फोटोकॉपी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कोई शनाख्त वोट कास्ट करने के लिए काबिल कबूल हरगिज नहीं होगी। आप पोलिंग स्टेशन जाएंगे तो सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर असल कौमी शनाख्ती कार्ड और इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज तफसीलात चेक करेगा। वैसे आप खुद भी अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह चेक कर लें, आया दुरुस्त लिखा है भी या नहीं। तमाम तर तसल्ली के बाद आपके अंगूठे का निशान लिया जाएगा और अंगूठे के नाखून के जोड़ पर फौरी ना मिटने वाली स्याही का निशान लगा दिया जाएगा। अंगूठे का निशान लगवाने के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान बैलेट पेपर्स जारी करेंगे। बैलेट पेपर की पुश पर दस्तखत और मुहर सब्त करने के बाद बैलेट पेपर आपको जारी कर दिया जाएगा। बैलेट पेपर मिलने के बाद शुरू होगी असल राजदारी आपके वोट की। आप वोटिंग बूथ में जाएंगे जहां आप होंगे और कोई नहीं। बैलेट पेपर्स पर आपको अपनी पसंद के उम्मीदवार के निशान पर दुरुस्त तरीके से मोहर लगानी है, जो उसके निशान के अंदर ही अंदर रहे। अगर आपकी मोहर का कुछ हिस्सा दूसरे उम्मीदवार के निशान पर लग गया तो आपका वोट मुकम्मल तौर पर जाया हो जाएगा। वोट देने के बाद बैलेट पेपर्स को बैलेट बॉक्स में डालें। बस ये कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि आपको नहीं करनी, क्योंकि आपकी एक गलती आपका वोट ज़ाया कर देगी। और बिल्कुल भी हरगिज़ भी मत ये सोचिएगा कि अगर आप अपना एक वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी। और जो लोग कहते जी कि हमारा तो वोट ऑलरेडी डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने घरों से निकलें, वोट दें। वोट उसको दीजिएगा जो कि आपको लगता है कि वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। वोट उसको दीजिएगा जिस आपको लगता है कि जो शख्स आपको दहशतगर्दी से निजात दिलाएगा, क्योंकि दहशतगर्दी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा चैलेंज है जिसको हमें बड़े सही तरीके से उसको डील करना होगा। और साथ में बेरोज़गारी जो ख़त्म करेगा। ऐसा ना हो कि आपको करोड़ों नौकरियों का दावा तो करे लेकिन दे आपको सिर्फ और सिर्फ ठेंगा। तो ये आप तमाम तो चीज़ें ज़रूर देखिएगा। और खुदा एक और चीज़ भी, आपके घर में आपके आसपास बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्टीज़ को भी वोट देंगे। वो जिस मर्ज़ी को भी वोट दें, उनसे नफ़रत मत कीजिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम तमाम तो लोगों को मिलकर काम करना होगा। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।